तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुज एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर आर ओ का यहाँ पर सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि आपका पेपर फर्स्ट है। सिलेबस के अनुसार आपके यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके हैं, साथ में आपका हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट आपके कराए जा रहे हैं। तो आपकी हिंदी के भी वीडियो आप देखते चलिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया है जहां पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, किताबों का भी सहारा लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ आ रही है? क्लियर है ना? क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी राशि दी गई है और दूसरी तरफ आपकी इकाई दी गई है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखो यहाँ पर दिया है पहला ही पॉइंट, कह रहा है उच्च वेग, और उच्च वेग के माध्यम से देखा जाए इसकी इकाई कौन सी बनेगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका बनेगा यहाँ पर मैक, है ना। क्या होती है? मैक होती है। मतलब उच्च वेग को मापने में मैक नामक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर जो आपका तरंगदैर्घ्य है ये किसका होता है? तो प्रकाश तरंगदैर्घ्य जो आपका होता है एंगस्ट्राम का, है ना। किसका होता है? एंगस्ट्राम का होता है। 30 का आपका ये हो जाएगा, मतलब पहला का आपका ये हो गया, दूसरे का आपका ये हो गया। ठीक है ना। और दाब की अगर बात करते हैं तो दाब को पास्कल नामक मतलब पास्कल से मापते हैं, इसका ये भी आपका हो जाएगा। और ऊर्जा जो आपका होता है जूल होता है। कुल मिला के देखा जाए कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए थे बिल्कुल सही दिए गए थे, कोई आपकी त्रुटि नहीं थी, बराबर बिल्कुल आपका दिया गया था, है ना। कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है था, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है। कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो गया, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? चलिए बताइए, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है? जल्दी से जवाब देना है और आपका जवाब हो जाए कौन सा? 2 नंबर में। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर आपका परिपथ है उसमें विद्युत धारा को एमीटर की सहायता से, किससे? एमीटर की सहायता से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, एमीटर की सहायता से मापा जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एमीटर की सहायता में जो आपका जोड़ा जाता है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। कैसा? तो आपका जो क्रम होता है वो कैसा होता है? तो आपका श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में इसे कह सकते हैं जोड़ा जाता है। ठीक है ना। और एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला दिया है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? थर्मोस्टेट का नाम सुना है, इसका कभी कभी एक नाम और भी होता है जो आप लोग हिंदी में डायरेक्ट समझ लेते हैं, जिसे बोलते हैं ऊष्मातापी। क्या दिया गया है? ऊष्मातापी। ऊष्मातापी ये कार्य क्या करता है? तो याद रखिए, ऊष्मातापी जो होता है वो किसी भी ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है, मतलब नियमित बनाए रखता है, एक समान बनाए रहता है। तो इसका जवाब हो जाए कौन सा? सी नंबर, तापमान को स्थिर रखना होता है। आपसे अगर हम बात करें कि जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, है ना, या बहुत लोग जैसे आपका कमरा है घर के ऊपर वाला फ्लोर में है, तो गर्मी के लिए वो क्या करते हैं? अंदर से थर्मोस्टेट लगा देते हैं। उससे क्या होता है? तापमान नियंत्रित रहता है ना। तो कारण आपका जवाब हो जाए कौन सा? सी नंबर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? चलिए बताइए 4 नंबर में। चलिए यहाँ पर 4 का जवाब आ रहे हैं ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए, मृग मरीचिका का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका की जो आपकी घटना होती है ये कब घटित होती है? जब गर्मी के मौसम में वायु गर्म होकर कम घनत्व के कारण ऊपर की ओर उठती है ना। और जब ऊपर की ओर वायु क्या होती है? परतें ठंडी होने लगती हैं तो उसका घनत्व अधिक हो जाता है। ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका ये काफ़ी प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? चलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले जो पदार्थ होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? चलिए, निश्चेतक मतलब संवेदना को कम करने के लिए, किसके लिए? संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर जवाब 5 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर। यहाँ पर देखो क्या क्या होता है, तो आपका क्लोरोफार्म का भी प्रयोग करते हैं और आपके नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। कुल मिला के यहाँ पर 1 और 2 आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, निश्चेतक के रूप में यह कह सकते हैं कि संवेदना, है ना, संवेदना आपका होता है ना, संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है ना, तो यह आपका हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
एस्ट्रिक एसिड का करते हैं या फार्मिक एसिड का करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का या सोडियम बेंजोएट का? जब लगभग जवाब समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे बेंजोइक से ही, है ना। मतलब आपका जवाब बनेगा डी नंबर, सोडियम बेंजोएट होता है। क्या होता है? सोडियम बेंजोएट। अगर हम आपसे बात करें कि इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है C2H5, ठीक है, COO और आपका साथ में होता है Na, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? बताइए भाई, भारत की सबसे बड़ी मछली जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? स्टोन फिश है, व्हेल शार्क है, मार्लिन है या हिल्सा है? कौन सा बनेगा जवाब? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये है आपकी कौन सी, देखो ये भारत की ही नहीं पूरे विश्व की भी है ना। भारत की सबसे बड़ी तो है लेकिन साथ साथ में विश्व की भी है। कौन? व्हेल शार्क, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर कि व्हेल शार्क भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी आपकी मछली है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इसे बोला जाता है रिन कॉटन टाइपस, ठीक है, ये आपका नाम होता है। चाहे आप अटलांटिक महासागर में जाइए, प्रशांत महासागर में जाइए, हिंद महासागर में जाइए, आदि गर्म क्षेत्रों में आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। और देखा जाए तो बहुत कह सकते हैं बड़ी होती है, लगभग 20 टन तक आपकी हो सकती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? चलिए 8 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं प्लाज्मा में, किस में बोला है, फोकस किया गया है किस पर, आपके प्लाज्मा में, ठीक है। प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड आपका होता है अर्थात बनता है। यहाँ पर कह सकते हैं मेढक, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर। कुल मिला के कह सकते हैं कि मेढक के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है। मेढक जो होता है किस वर्ग में आता है? मेढक आता है एम्फीबिया वर्ग में। किस में? एम्फीबिया वर्ग में आता है। और इस वर्ग के जो भी प्राणी होते हैं कैसे होते हैं? उभयचर, है ना, उभयचर होते हैं ना। मतलब कह सकते हैं उभयचर का एक मतलब और भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि जो आपका उभयचर दिया है ना, उभयचर, कुल मिला के देखा जाए कि ये जो आपके होते हैं असमतापी होते हैं, ठीक है, पानी में भी चले जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए एक पॉइंट और बनता है कि इनके जो आपके हृदय होते हैं, हृदय वो कितने पार्टों में विभाजित होते हैं? तो हृदय जो होते हैं वो 3 वाल्व में होते हैं। कितने? 3 वाल्व में होते हैं। मतलब जैसे मानव का कक्ष होता है ना हृदय का, वो 4 पार्ट में होता है, वैसे आपका इस जो मेढक है ना, इसके कितने होते हैं? 3 वाल्व होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 आपका अलिंद होता है और एक आपका निलय होता है। तो उम्मीद है इस पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए पूछा गया है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कौन सा होता है? चलिए यहाँ पर बताइए जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, लॉक करिए जल्दी से। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस? जवाब कौन सा बनेगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका लगभग सभी का यहाँ पर आ चुका है, बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या होता है भाई? तो आपको याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कोशिका का शक्ति स्रोत या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमेशा से आपने पढ़ा है, ठीक है। और या इसे हम लोग ऊर्जा घर भी कहते हैं, है ना। अगर आपको ना मिले अगर ये कोशिका शक्ति स्रोत तो आपको इसे बोलेंगे ऊर्जा का घर भी हो गया है, या माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसनांग आपका होता है, ठीक है। कई प्रकार से इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। मतलब जो कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक आपकी कोशिकाएं होती हैं और आपके यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें से जो आपकी कह सकते हैं भिन्नता होती है वो आपकी किस चीज़ की भिन्नता होती है? किस चीज़ की भिन्नता होती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका दिया गया कौन सा? क्रोमोसोम, ये तो आपके होते ही हैं, ठीक है, ये तो आपके होंगे। और आपके फ्लैजेला के नॉन प्लस 2 संरचना भी होती है, डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव होता है। कुल मिलाकर देखा जाए आइसोप्टर झिल्ली की अनुपस्थिति ये इसमें से क्या होती है? भिन्न होती है। आइसोप्टर झिल्ली के कारण ही क्या होता है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से क्या होता है? भिन्न होते हैं, ठीक है ना। याद रखें यूकैरियोटिक में केंद्रक पदार्थ जो होता है ना वो केंद्रक झिल्ली से आपका घिरा होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं वो गाल्जी तंत्र से आपका कह सकते हैं अंतः जो द्रवी जालिका होता है उससे आपका घिरा होता है, ठीक है। बस डायरेक्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर जवाब आपका ए पर हो जाएगा, इस झिल्ली की अनुपस्थिति ये आपकी भिन्नता होती है। अगला है मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है किसके लिए होता है? सोचने के लिए, हृदयगत नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों स्थिति के लिए। क्या हो जाएगा?
याद रखिए, आपका जो मस्तिष्क होता है वो सोचने के लिए, हृदय की गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सभी पर आपका होता है। मतलब आपका जवाब जो बनेगा वो आपका डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी है वह अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की इन क्रियाओं को जो आपके हार्मोन होता है उन सबका नियंत्रण इसी के माध्यम से आपका होता है। सभी का नियंत्रण, संदेश भेजना कार्य जो होता है वो सभी मस्तिष्क में ही होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्कोर प्रश्न आपसे। अगला है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण होता है तो इसका देखो, बीएमडी मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी, है ना, डेंसिटी, है ना, बोन मिनरल आपका डेंसिटी इसके द्वारा होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो अस्थि होती है, अस्थि के ही परीक्षण में किया जाता है। अस्थि के परीक्षण में, अस्थि से आप समझ गए होंगे कौन सा है, ऑप्शन बी, कि यहाँ पर अस्थिरंद्रता हेतु इसका परीक्षण होता है। मतलब क्या होता है कि जिसमें एक्स किरणों द्वारा क्या होता है कि हड्डियों में कैल्शियम का अनुपात की जानकारी की जाती है, जिसमें से पता चल जाता है कि मतलब कह सकते हैं कि आपकी लो डेंसिटी है या आपके हाई है। ठीक है, तो जवाब बन जाएगा कौन सा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले स्कोर प्रश्न आपसे। अगला पूछा गया है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की होती हैं? चलिए बताइए, दोनों प्रकार की जो होंगी वो आपकी कौन सी होती हैं? ये होती है आपकी पैनक्रियाज। कौन सी होती है? पैनक्रियाज। कुल मिला के देखा जाए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो आपकी अग्न्याशय है। ठीक है, यह अंतःस्रावी भी होती है, बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है ना, और ये जो आपकी ग्रंथि है वो लैंगरहंस की दूबकाय में आपकी होती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावित यही से होता है। ठीक है, याद रहेगा, लगभग को देखना है। और जो शर्करा की मात्रा होता है वो भी यही नियमित करती है। मतलब देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी ये ग्रंथि आपकी है। ठीक है, भोजन के पाचन में भी भाग लेती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न आपसे। अगला है, श्याम विवर होता है। श्याम विवर होता है। चलिए, श्याम विवर मतलब कह सकते हैं, हमने आपको बताया था ब्लैक होल। ब्लैक होल को श्याम विवर भी कहते हैं। मतलब कह सकते हैं तारों की मृत्यु के बाद जो आपकी अवस्था आती है वही होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं जब तारा क्या होता है, मृत्यु होती तो क्या होता है, सिमट गया होता है। कैसा होता है, सिमट गया होता है। तो कह सकते हैं ब्लैक होल या श्याम विवर तारों की मृत्यु के बाद की अवस्था को कहते हैं। ब्लैक होल अत्यधिक जो होता है वो कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है, जहां प्रकाश भी नहीं निकल पाता है, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण उसमें आपका हो जाता है। सूर्य से कई ज़्यादा गुना द्रव्यमान वाला आपका तारा बन जाता है। ठीक है, और मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ब्रह्मांड में बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वहीं से आपका ये संबंधित आपका है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपसे। अगला है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कोई भी कृत्रिम उपग्रह होता है, अगर उसे आपको पृथ्वी से ट्रैक करना है उसके बारे में, है ना, तो कैसे करेंगे, उसका ट्रैक जो करेंगे कैसे ट्रैक कर सकते हैं? तो कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हैं किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, कि डॉपलर प्रभाव जो आपका होता है, डॉपलर आपका जिसे इसे बोल देते हैं कर्व भी बोल देते हैं कभी कभी, डॉपलर कर्व का प्रयोग आपका होता है। और डॉपलर सिस्टम उपग्रह को ट्रैक करने की एक तकनीकी होती है, जिसमें से उपग्रह एवं भेजे जाने वाले जो केंद्र होते हैं उनके संपर्क को विनियमित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, विलियोमीटर है, विवलियोमेट्री है, विवलियोमेट्री है, ये है क्या? चलिए इसका बताइए, सही जवाब क्या बनेगा? चलिए बताइए भाई, विवलियोमेट्री है, ये है क्या? याद रखिए, ये जो आपका है ये सूचना प्रबंधन उपकरण है। क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ग्रंथ सूची, इसे क्या बोलते हैं, ग्रंथ सूची, या ग्रंथों और सूचनाओं का अध्ययन या मापन के लिए उपयोग किए जाने वाली जो विविधियों का जो एक समूह होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा कि लाइब्रेरी और आपकी सूचना विज्ञान के क्षेत्र में आपका जुड़ा हुआ एक तकनीकी जो सबसे उपयोग में आपकी आती है। आते अगले प्रश्न, इंटरनेट क्या है? बताइए इंटरनेट क्या है? सभी लोग जानते होंगे इंटरनेट क्या है। इंटरनेट या इसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी कहते हैं। कुल मिला के देखा जाए कंप्यूटर पर आधारित जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है ना, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाले पर देखिए, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संक्रियाओं का एक तंत्र होता है। ठीक है ना, जिसमें बहुत बड़ा एक महाजाल होता है। ठीक है, इसे महाजाल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे। अगला पूछा गया है,
कह रहे निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। चलिए बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो आपके केंद्र हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुलास। जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन सा स्थल है जो आपके उत्तर प्रदेश में है। तो भाई आलमगीर आपने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना है? आपने सुना होगा आलमगीर, आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर है? मेरठ जिले में। कहाँ पर पड़ता है भाई? मेरठ जिले में एक नदी पड़ती, हिंडन नदी। उस नदी के किनारे इसके अवशेष आपको देखने को मिले हैं, ठीक है ना। दूसरा अगर बात करते हैं हुलास, हुलास ये कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर में है। कहाँ पर है? तो आपके सहारनपुर में है। तो कुल मिला के यहाँ पर दो जो आपके पॉइंट हो गए, कौन? आलमगीरपुर और आपका हुलास, ये आपके यूपी में है, ठीक है ना। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। इस कारण से इसका ऑप्शन आपका 3 और 4 जो कि ऑप्शन कौन सा है? डी आपका हो जाएगा, ठीक है। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चलिए यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चनहूदड़ों के उत्खननकर्ता का जो निर्देशन किया था, किसने किया था? तो ये किए थे आपके अर्नेस्ट जॉन हेरी मैके। कुल मिला के यहाँ पर जो आपका दिया है J.H. मैके। J.H. मैके मतलब क्या होता है? अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके, ये आपका होता है, ठीक है। बोस्टन दल के आपके थे। तो यहाँ पर जवाब बन जाएगा बी नंबर। अगला दिया है पुरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं स्टेडियम के, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए स्टेडियम के प्राप्त हुए, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा 20 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वेद इनमें से आपका कौन सा है? देखो 4 वेद का वर्णन तो आपको मिलता है कि जो धार्मिक साहित्य में उनके 4 वेदों का आपका वर्णन मिलता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। और इनमें सबसे जो आपका प्राचीन है कौन है? तो आपका ऋग्वेद, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा कौन सा? ऋग्वेद। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। कौन सा? सी राइट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से अगर हम आपसे बात करें तो आपके 128 क्या हैं? 128 में से आपके सूक्त मिलते हैं। 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं, है ना, ये आपको याद रहेगा। चलिए, और कह सकते हैं इसके रचयिता, तो ऋग्वेद में जो आपके गायत्री मंत्र का पाठ मिलता है, जिसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र, ठीक है ना। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का पाठ मिलता है और गायत्री मंत्र के जो आपके रचयिता माना जाता है विश्वामित्र। ये आपको यहीं पर आपको मिलेगा ऋग्वेद के अंतर्गत, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, स्मृतियों में उल्लिखित अपर धर्म के विषय में कौन सा सत्य है? थोड़ा देखिए, हमने आपको बताया है लेवल अच्छा खासा होता है, ठीक है ना, एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर आपका जो जवाब है वो आपका बन जाएगा 22 में। कह रहा है इसका ऑप्शन, देखो आपको नहीं आ रहा होगा तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं कि इसका आशय यह था डी नंबर वाला, ठीक है। इसका आशय यह था कि विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य, ये इसका ऑप्शन होता है। मतलब स्मृतियों में हर वर्ण के लिए कह सकते हैं कि अलग अलग कर्तव्य निश्चित किए गए थे, लेकिन आपातकाल में जो विभिन्न वर्ण थे अपने कर्तव्य के अलावा अन्य कार्य करने की अनुमति आपकी दी गई थी। जैसे आपातकाल में ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण कर सकता था। ये बात समझिए क्या होता है कि जैसे राजाओं के समय की बात होती है, ठीक है ना, और वो अपना लेख लिखवाते हैं। लेख लिखवाने में बोलते हैं कि अगर आपत्ति काल होती है तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों को भी हथियार उठाना पड़ेगा। वैसे जो आपके क्षत्रिय वगैरह होते हैं वही उठवाते थे, लेकिन ऐसे विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के बारे में, कर्तव्य के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? चलिए बताइए, स्थानकवासी संप्रदाय का जो संबंध है ये आपके किससे संबंधित है? ये संबंध है जैन मत से। याद रखिए कि जो स्थानकवासी संप्रदाय है इसका संबंध है किससे? तो आपकी जैन मत से संबंधित है, ठीक है। और किसमें? जिसमें उल्लेखित किया गया है श्वेतांबर जैन धर्म में, ठीक है। और आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। इजी क्वेश्चन लग रहा होगा क्योंकि हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपका इजी है, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर में और कभी गलतियां यहाँ से भी हो जाती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। और जवाब यहाँ पर आपका हो जाए कौन सा?
महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? बताइए। तो यहाँ पर देखो कहाँ हुई थी, राजगीर, मतलब आपके जो राजगृह या कह सकते हैं राजगीर में आपकी हुई थी पहली बौद्ध संगीति, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पॉइंट और आपका यहाँ से पूछा जाता है कि ये अजातशत्रु के समय, किसके शासन के समय, अजातशत्रु के शासन काल में आपकी हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पड़ती कहाँ पर है, बिहार के सप्तपर्णी गुफा में आपकी पड़ती है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन अर्थात डिसाइफर किसने किया था? सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? इसका राइट आंसर कौन बनेगा? तो राइट आंसर आपका 25 का ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे, अगर अर्थ भी नहीं जाने होंगे तो इतना जानते कि इसका मतलब यहाँ से है। मतलब कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने ही शिलालेखों के बारे में उसमें पढ़ा भी था, ठीक है। तो ये आपका जवाब बन जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है कुछ आपके मंदिर हैं, उन मंदिरों को बताया गया है कि कहाँ पर आपके अवस्थित हैं। ये सभी मंदिर आपके मध्यकालीन आपके हैं, ठीक है। चलिए चतुर्भुज मंदिर की बात करते हैं तो आपके खजुराहो में, कहाँ पर है, तो चतुर्भुज मंदिर आपके कहाँ पर है, खजुराहो में है। माला देवी मंदिर कहाँ पर है, तो आपके गयासुर में है, कहाँ पर है, गयासपुर में आपका है, इसका आपका 1 हो जाएगा। और एरावतेश्वर मंदिर जो आपका है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके दासा, हाँ एक आपका जो कौन सा आपका डी नंबर आपका दे रहा है आपके दारासुरम, ठीक है, दारासुरम में आपका पड़ता है, इसका आपका ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अंबा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, आपके जगत में है। कुल मिला के इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो इसका देखो 3 हो गया, 2 1, मतलब 2 1 कहाँ पर है, ऑप्शन बी आपको देखो दिख गया है ना, आंसर आपका बी हो जाएगा राइट, ठीक है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न और, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए 27 नंबर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, खुसरो मलिक था। कब? तो आपके बात होती है आपके 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर कह सकते हैं कि अपदस्थ कर दिया था, किले में कैद कर लिया था, ठीक है। और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु भी आपकी हो गई थी, ठीक है ना। तो याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला किया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था? तो देखिए यहाँ पर दिया है दीवान ए, क्या दिया है, दीवान ए रियासत, ये भी आप कह सकते हैं इन्हीं से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। सहाना ए मंडी है, बरीद ए मंडी, ये सभी हैं। लेकिन यहाँ पर जो दरोगा ए मंडी है, कौन, दरोगा ए मंडी, इसका संबंध आपके कह सकते हैं कि आपके अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित आपके नहीं थे, ठीक है, इनसे संबंधित आपका ये नहीं था, ठीक है। अदर आपके सभी संबंधित थे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपके हैं। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कई बार आपने सुना होगा इब्राहिम शाह नाम सुना है, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा, इब्राहिम शाह ने करवाया था, ठीक है। और कब करवाया था? तो आपके 1408 में, ठीक है, 1408 आपका जवाब यहाँ पर बन जाएगा, 1408 हो जाएगा, ठीक है। इस ईस्वी में इसने करवाया था। जो कि देखा जाए मस्जिद की प्रमुख विशेषता क्या रही है, इसका अग्रभाग उठा हुआ है जो कि एक प्रार्थना कक्ष है, इसमें मीनारें नहीं हैं, ठीक है। चलिए जैसे देखा जाए सभी आपकी मस्जिदों उसमें मीनारें होती हैं, लेकिन इसमें मीनार नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बताइए, रोजगार कार्यालय की जो स्थापना किया था वो दिल्ली का कौन था? दिल्ली में कौन सा सुल्तान था? ये था आपका कौन सा? ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक आपका जवाब बनेगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से किसे जानते थे? चलिए 31 नंबर देना है, 31 नंबर में चलिए औरंगजेब, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा,
औरंगजेब है इसे जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। उसने देखा जाए सुधारवादी धार्मिक प्रयासों में और तार्किक धर्म पालन के आधार पर इतिहासकारों द्वारा उसे जिंदा पीर के नाम से इसे विभूषित किया गया है। ठीक है, और देखा जाए पुनः जजिया कर इसी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताना है, जवाब क्या बनेगा। चलिए जवाब बिल्कुल सही है आपका, लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, जो 1856 से 1862 समय के आपका रहा था गवर्नर जनरल। ठीक है ना, और बाद में कह सकते हैं वायसराय, पहला वायसराय भी हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? चलिए बताइए, बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था किस नेता ने? ये आपके कौन है? तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, बख्त खान है। किसने? तो आपका बन जाएगा बख्त खान, जो कि 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे और प्रारंभ में ही देखा जाए अंग्रेजों के कट्टर विरोधी भी थे। ठीक है, तो आपका जवाब बनेगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे गया है कि किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? देखो करीब जो कब की बात है, 1840 ईस्वी में करीब, है ना, कूका आंदोलन को आरंभ किया था। ये आरंभ किया था किसने? तो एक धार्मिक आपका कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्वरूप था, आंदोलन ही था, है ना, और ये आपका था कौन सा? ऑप्शन बी। अच्छा, भगत जवाहर मल, है ना, भगत जवाहर मल थे। और ये जो आंदोलन हुआ था वो था किसका उद्देश्य था? सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां था, अंधविश्वास था, उनको दूर करने की बात की गई थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बन जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? यहाँ पर बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो किया था, किसकी किसकी स्थापना इन्होंने किया था। चलिए 35 नंबर देना है, 35 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है 35 नंबर में कौन, तो आपका देखो दिया गया कौन सा? पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया। इनकी स्थापना इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, ये नहीं था, और क्या नहीं था भाई? तो यहाँ पर देखो दिया गया है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये जो आपका दूसरा पॉइंट है ये आपका सही है। फिर दिया गया है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी आपका है। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए जो आपका 35 है वो आपका बने कौन सा? 2 और 3, है ना, कौन सा आपका है? 2 और 3, मतलब एक कह सकते हैं गठन के रूप में इन्होंने किया था। ठीक है, लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, 1936 में किया था। ठीक है ना, अगर जो आपकी बात करें ये जो तीसरा पॉइंट है ये है क्या? तीसरा पॉइंट जो आपका दिया गया पहला वाला, है ना, पहला पॉइंट जो ये दिया गया ये आपका है क्या? तो पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था महाराष्ट्र में, और वो थे आपकी कौन? तो आपका नाना पाटिल, देशमुख भी थे, केशव राम जाधव भी थे, 1947 की हुई थी। तो यहाँ पर 2 जो आपके हैं वो आपके किससे हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई थी? चलिए 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई थी? तो देखो 1902 के समय बताइए लगभग कौन रहा होगा? बताइए 1902 के समय, या अगर 2 नहीं याद है तो आपको 1901 तो याद होगा ही होगा, 1905 तो आपको याद होगा ही होगा, है ना, क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। अब याद आ गया होगा ना, 1905 का जैसे नाम लिया तो याद आ गया कि आपका बंगाल विभाजन हुआ था ना। तो वहीं पर देख सकते हैं, कह सकते हैं 1920 ईस्वी में एक थॉमस रैले की अध्यक्षता में आपका विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका जवाब जो बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आपको हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। देखो कब हुआ था? तो 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ये संगठन कौन है? तो ये संगठन था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, याद रहेगा कि वर्ष 1883 में कलकत्ता में जो आपका इंडियन एसोसिएशन ने क्या किया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया था, और इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था कोलकाता में। ठीक है, अल्बर्टा हॉल में किया गया था। ठीक है, तो ये प्रकार से आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा एक कथन आपका असत्य है?
चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा कथन असत्य है। पहला पॉइंट है, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित व भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ये भी पॉइंट आपका पहला सही है। दूसरा है कि 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी सही है। ठीक है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार का आरंभ किया। ये भी सही दिया है। फिर कह रहा है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया। क्या बताइए कि 4 बार ये आपके बने थे या नहीं बने थे? 4 बार बने थे? नहीं, 3 बार बने थे। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा, मतलब जो आपका असत्य है वो आपका डी वाला, ये 3 बार बने थे। कितने बार? 3 बार बने थे। ठीक है, 3 बार आपके बने थे। एक बार बने थे आपके 1886 में, जो आपका दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। फिर इसके बाद लाहौर अधिवेशन 1893 में, और एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में। ठीक है, तो ये 3 आपकी ईस्वी में आपके बने थे, तो 3 बार बने थे। ठीक है, चलिए अगला है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? चलिए यहाँ पर बताना है आपका राइट क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर 39 का जवाब आ गया है। कह रहे हैं आपका जवाब देखो, राम प्रसाद बिस्मिल दिया है, और आपका दिया गया कौन सा? आसफ उल्ला खां दिया गया। क्या ये बात सही है? क्या सही है भाई? ये पॉइंट आपका सही है। अच्छा, तो सही है तो भाई यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल से आपने लगा दिया बिल्कुल जवाब, है ना। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन 39 का बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और कहा जाता है कि कब की बात है, तो आपका समय कभी कभी पूछ लेता है। ये बात है 9 अगस्त की। कब है? तो आपके 9 अगस्त की है। ठीक है, 9 अगस्त की बात है। और कब? तो आपके 1925 में। ठीक है, 1925 में कह सकते हैं कि जो आपके एसोसिएशन के आपके सदस्य थे, उन्होंने सहारनपुर लखनऊ जो आपकी लाइन है उस पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नमक गांव में रोक लिया था, खजाने को लूट लिया था। और इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई थी सरकार, और भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। ठीक है, और उन पर मुकदमा चला गया था। राम प्रसाद बिस्मिल जो कि गोरखपुर, और आसफ उल्ला खां फैजाबाद में, और एक और थे रासुन ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहौड़ी गोंडा में, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी? क्या हो जाएगा? ढाका में। बिल्कुल सही है, आपका 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा आपके ढाका में, डी नंबर। ठीक है, ढाका में हुई थी, आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। कब हुई थी? तो आपको डेट याद रखना है, 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर आपके 1906 को आपको हुई थी। ठीक है, 1906 को इसकी स्थापना आपकी की गई थी। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है कि जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था वो कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, और इन प्रश्न में आपको चुनकर बताना है। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे कि किसका किसका जवाब यहाँ पर आपका सही आया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, साथ में ऑफलाइन भी करिएगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है ना। देखो क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं, ठीक है ना, 140 हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे कि 3-3 पार्ट में लेके एक प्रैक्टिस सेट आपकी कंप्लीट करें। ठीक है ना। और आप लोग लेवल समझिए कि कैसे लेवल क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार से अपने बुकों का भी सहारा लेते रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। हमारे पास जो क्वेश्चन है उन पर प्रयास करेंगे कि आपको ये प्रतीत हो जाए कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है कैसा आपका होता है। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल होता है, आपने समझ लिया हो गया होगा, है ना, समझ गए होंगे कि लेवल थोड़ा आपका हाई है। ठीक है ना। और इसके बाद हमारी जो क्लासें रहा करेंगी, कल से क्लास हमारे दूसरे चैनल पर चलने वाली है। ठीक है, वहाँ पर आपको लिंक दे देंगे, 10 बजे से आपकी चलने वाली है। जूनियर एडेड में जो 50 क्वेश्चन होते हैं उस पर चलाने वाले हैं, तो वो भी क्लास आपकी 10 बजे से आपकी स्टार्ट कर देंगे, संभवतः आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है, चलिए पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलेंगे आपको अगले क्लास में, मतलब अगले दिन मिल सकते हैं। ठीक है ना। सभी को जय हिंद। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।